अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई ने कुल 9 फिल्मों के लिए एक साथ काम किया और इनमें से ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट रही। लेकिन इस जोड़ी की वो फिल्म जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही वो है साल 1983 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कूली। और इस फिल्म के चर्चाओं में रहने का जो मुख्य कारण है उससे शायद ही कोई अनजान हो। वो कारण था फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट। हालांकि अमिताभ बच्चन के कई आलोचकों ने उस समय इस एक्सीडेंट के बारे में ये कहा था कि इस एक्सीडेंट को फिल्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर एक हवा खड़ा किया गया है। खैर सच्चाई जो भी हो, पर इस एक्सीडेंट के चलते फिल्म से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां दब गई जो कि इस वीडियो में हम आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब, मगर अफसोस ये उसे सिर्फ मार मिली। व्यूअर, कुली से पहले मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक मद्य तस्कर और नसीब में एक वेटर के रूप में पेश किया था। लिहाजा वो चाह रहे थे कि अपने अगले प्रोजेक्ट में वो अमिताभ बच्चन को और भी डाउन टू अर्थ दिखाए। फ्रेंड्स, मनमोहन देसाई का ऑफिस बॉम्बे सेंट्रल के पास था, जहां पर कूलियों की लाल कमीज और सफ़ेद धोती उन्हें काफ़ी आकर्षित करती थी। लिहाजा वो कूलियों की ज़िंदगी पर आधारित फिल्म बनाने का विचार अपनाकर कूलियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करने लग गए और साथ ही साथ एक ऐसी कहानी भी तलाशने लगे जो कि कूलियों पर बिल्कुल सटीक बैठे। और उन्हीं दिनों मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा देसाई ने एक कहानी कहीं पढ़ी और वो बेसिक सी कहानी उन्होंने मनमोहन देसाई को सुनाई। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक महिला की शादी 2 बार हुई। उसके दोनों पति अलग अलग धर्मों के थे और दोनों पतियों से उसे एक एक बेटा था, लेकिन उसका जो दूसरा पति था वो काफ़ी क्रूर था। लिहाजा वो उस महिला को उसके पहले पति और उससे हुए बेटे से नहीं मिलने देता था। लेकिन बाद में वो दोनों बेटे एक दूसरे के काफ़ी गहरे दोस्त बन गए, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि असल में वो दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी मनमोहन देसाई के टिपिकल फॉर्मूले लॉस्ट एंड फाउंड के काफ़ी करीब थी। लिहाजा उन्हें यह स्टोरी आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने राइटर के शुक्ला से इस कहानी पर फिल्म के लिए एक शानदार पटकथा लिखवाई। वैसे पटकथा लिखवाने से पहले मनमोहन देसाई को एक विचार आया कि क्यों ना इस फिल्म का थीम मुस्लिम सोशल पर रखा जाए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथनी में ऋषि कपूर को एक मुस्लिम के रूप में पेश तो किया था, लेकिन उस फिल्म को एक मुस्लिम सोशल नहीं कहा जा सकता। लिहाजा उन्होंने कुली फिल्म को मुख्य रूप से मुस्लिम सोशल बनाने का विचार अपनाकर स्क्रिप्ट को उस रूप में डालने का काम शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने संतुलन बनाए रखने के लिए ऋषि कपूर के चरित्र को जन्म से हिंदू दिखाया, लेकिन मुस्लिम समाज को फिल्म की तरफ आकर्षित करने के लिए फिल्म में बाज को भी मुख्य रूप से दिखाया, क्योंकि एक तो बाज यूनाइटेड अरब का राष्ट्रीय चिन्ह है तथा मशहूर मुस्लिम कवि मोहम्मद इकबाल अपने साथ एक बाज रखते थे। लिहाजा अमिताभ बच्चन के चरित्र का नाम भी इकबाल रखा गया और उनके साथ बाज को भी दिखाया गया। नाम है जिसके सर पे हाथ पड़े। स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद मेकर्स ने कूलियों पर रिसर्च शुरू कर दी। मनमोहन देसाई के अनुसार उन्होंने बम्बई से लेकर बेंगलोर तक बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट को कूलियों के किरदारों के लिए कास्ट किया और शूटिंग से कई दिनों पहले वो खुद उन जूनियर आर्टिस्ट के साथ बम्बई के अलग अलग स्टेशंस पर गए और वहाँ पर कूलियों की बॉडी लैंग्वेज और उनके हाव भाव को ऑब्जर्व किया कि कैसे वो लोग खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरह से बीड़ी पीते हैं और कैसे ट्रेन के आने से पहले वो अनुशासनात्मक रूप से लाइन लगाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन के आते ही अपने बटे हुए कंपार्टमेंट्स के यात्रियों का सामान उठाते हैं। साथ ही साथ मनमोहन देसाई के अनुसार सारे कुली पूरे दिन का कमाया हुआ पैसा शाम को इकट्ठा करते हैं और बाद में उन सारे पैसों को आपस में बांट लेते हैं। देसाई के अनुसार उन्होंने कुलियों पर इतनी रिसर्च की थी कि फिल्म में दिखाए गए कुलियों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक्चुअल कुली नहीं है। व्यूअर, रिलीज के बाद फिल्म ने सबसे ज़्यादा कूलियों को ही आकर्षित किया, क्योंकि एक खबर के अनुसार फिल्म को जब साल 1984 में ईस्ट अफ्रीका के जांजबीर के एक सिनेमा में दिखाया गया तो एक बार दोपहर का एक शो वहां के स्थानीय कुलियों के लिए फ्री कर दिया गया और उस शो को देखने के लिए फिर इतने कुली आए कि हॉल कुलियों से ठसाठस भर गया। फ्रेंड्स, किसी भारतीय फिल्म के लिए ईस्ट अफ्रीका में इतना क्रेज़ होना काफ़ी दुर्लभ है। वैसे कुलियों के बाद फिल्म ने जिन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वो थी मुस्लिम कम्युनिटी। मनमोहन देसाई के अनुसार भिंडी बाज़ार के पास पड़ने वाला अलंकार थिएटर फिल्म की रिलीज़ के दिनों रोज़ बुर्के वाली महिलाओं से भर जाया करता था, जो कि उस समय काफ़ी रेयर था, क्योंकि उस समय मुस्लिम महिलाओं को आमतौर पर सिनेमा में फिल्में देखने की छूट नहीं होती थी। लेकिन
कुली फिल्म पर इस तरह की छूट को देखकर यही लगता है कि कुली फिल्म ने मुस्लिम कम्युनिटी के दिल को छुआ है। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आम जनता और दूसरे धर्मगुरु, ग्रुप लीडर्स इत्यादि। जहां पर फिल्म को आम जनता ने काफ़ी पसंद किया, जबकि कुछ धर्मगुरुओं और ग्रुप लीडर्स ने तो फिल्म का विरोध इसकी रिलीज से पहले ही शुरू कर दिया। दरअसल रिलीज से पहले फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए कई अलग अलग स्थानों पर कुछ ऐसे पोस्टर चिपकाए गए थे जिनमें अमिताभ बच्चन के पास कुरान की तस्वीर छपी हुई थी। लिहाजा कुछ मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स ने ये कहते हुए उन पोस्टर्स का विरोध किया कि कुरान की तस्वीर अमिताभ बच्चन के पास नहीं बल्कि उनसे ऊपर छपी होनी चाहिए। लिहाजा मनमोहन देसाई ने उन सारे पोस्टर्स को ही हटवा दिया था। खैर, अब बात कर लेते हैं कुली फिल्म के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स की जो कि आपको पक्का पता नहीं होंगे। फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था कि कादर खान द्वारा डैम का गेट खोल देने के कारण गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ की वजह से सब बिछड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो सीन देखते वक्त ध्यान दिया हो तो डैम पर उस समय सत्यन कप्पू और अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि छोटे इकबाल को पकड़े हुए दिखाई देते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर वो लोग वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने डैम का गेट वापस बंद क्यों नहीं किया। साथ ही साथ उसी सीन में हमें सत्यन कप्पू पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं, जबकि क्लाइमेक्स में ये दिखाया जाता है कि सत्यन कप्पू जिंदा थे। तो अगर वो जिंदा थे तो पानी के ऊपर कैसे तैर सकते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर तो सिर्फ लाशें तैरा करती हैं। बेहोशी की हालत में कोई इस तरह पानी पर नहीं तैरता। और इसी तरह अगर सवाल उठाया जाए तो एक सवाल अमिताभ बच्चन को पुनीत इस्सर के मुक्के से चोट लगने वाली बात पर भी उठाया जा सकता है, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन को पुनीत इस्सर के मुक्के से ही चोट लगी थी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शूटिंग के दौरान सच में मुक्के और लातें मारी जाती हैं। लेकिन इस सीन को देखकर तो ये नहीं लग रहा कि अमिताभ बच्चन ने सच में सुरेश ओबरॉय को लात मारी हो। हाँ, यहाँ पर यह ज़रूर हो सकता है कि पुनीत इस्सर के हाथों गलती से अमिताभ बच्चन को मुक्का लग गया हो। खैर, इस बारे में आपको कोई और जानकारी हो तो आप हमसे वो जानकारी कमेंट में लिखकर अवश्य साझा करें। इसके अलावा फिल्म के सुपर पॉपुलर गाने लंबू जी टिंकू जी की शुरुआत में ऋषि कपूर जिस साउथ इंडियन के गेटअप में नजर आते हैं, उस गेटअप में ऋषि कपूर साउथ इंडियन अभिनेता व नेता एमजी रामचंद्रन के जैसा दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उसी गाने में ऋषि कपूर हाथी के साथ लंबी लकड़ियों पर चलते हुए नजर आते हैं, जो कि असल में ऋषि कपूर ना होकर कोई स्टंटमैन थे। इसके अलावा फिल्म के सबसे ज़्यादा हंसाने वाले सीन में जब अमिताभ बच्चन की टांगें उनके गर्दन में अटक जाती हैं तो वो सीन भी अमिताभ बच्चन के बजाय किसी स्टंटमैन ने किया था। और उस सीन में जब अमिताभ बच्चन का चेहरा दिखाया जाता है तो उस समय अमिताभ बच्चन की गर्दन में उनकी टांगें ना होकर किसी और ने अपनी टांगें रखी थी। खैर, इन छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो कुली मूवी वाकई में एक रियल एंटरटेनर पैकेज है, जिसे मैं खुद बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बार देख चुका हूँ। फ्रेंड्स, मुझे तो कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन का एंट्री सीन बेहद ही ज़्यादा पसंद आया था। वैसे आपका पसंदीदा सीन कौन सा है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।